हेलो एस्पायरेंट्स। वेलकम टू माय चैनल सीएसई ऑडिसी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आज हम शुरू करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन विच इज हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पढ़ने का कारण ये है कि ये हमें प्रोवाइड करता है एक बैकग्राउंड ऑफ आवर प्रेजेंट डे प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। जो हमारे आज के प्रोविजंस हैं, जो हमें देखने को मिलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कैसे इवॉल्व हुए, जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरीज हैं वो कैसे इवॉल्व हुई, ये हमें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पढ़ने के बाद समझ आता है। तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ईयर 1600 था, उसमें हमारा ब्रिटिश ईआईसी का अराइवल होता है इंडिया में। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो आती है ईयर 1600 में इंडिया के अंदर। नाउ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बनाई गई थी एक चार्टर के थ्रू। चार्टर का मतलब होता है रॉयल ऑर्डर। तो 1600s में जो ब्रिटिश मर्चेंट का एक ग्रुप रहता है, वो क्वीन के पास जाता है और उनसे कहता है कि हमें इंडिया में ट्रेड करने के लिए एक कंपनी बनानी है, तो उसके लिए आप एक चार्टर इशू कर दीजिए। 1600 में जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड रहती है, वो एक चार्टर इशू करती है एंड फॉर्म होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी जो आज की मॉडर्न डे कंपनीज हैं, उससे कुछ मायनों में अलग थी। किस तरह से अलग थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी स्टेट बैंकिंग। स्टेट बैंकिंग का मतलब होता है कि उन्हें स्टेट से, मतलब उनकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उससे परमिशन मिली हुई थी दैट दे कैन एंटर ट्रीटीज विद द लोकल किंग्स, दे कैन फाइट वॉर्स फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड लैंड एंड फैक्ट्रीज। और उस वॉर्स जो वो लड़ रहे हैं, उसमें उन्हें ब्रिटिश मिलिट्री का पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखा है, तो आपने ये चीज देखी होगी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, काफी सारी वॉर्स उन्होंने इंडिया में लड़ी हैं। जैसे कि एंग्लो मराठा वॉर थी, कर्नाटिक वॉर्स थी, एंग्लो सिख वॉर्स थी। तो इस तरह से बहुत सारी लड़ाइयाँ उन्होंने इंडिया में लड़ी एंड उसके बाद काफी पोजेशंस एक्वायर किए बंगाल में, महाराष्ट्र में, मद्रास में, बॉम्बे में। इन सभी जो वॉर्स थी, उसमें उन्हें मिलिट्री का पूरा पूरा सपोर्ट जो है वो मिला हुआ था। अब 1600 में आके इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। उस समय पे इंडिया में जो है वो मुगल्स का राज था। मुगल एम्पायर इंडिया को उस समय रूल कर रहा था। धीरे धीरे क्या होता है, 1707 में लास्ट जो स्ट्रॉन्ग मुगल रूलर था, जो कि सिग्निफिकेंट था, औरंगजेब, औरंगजेब की डेथ हो जाती है। अब औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर वीक पड़ने लगता है। जो औरंगजेब के बाद के रूलर्स रहते हैं, वो काफी वीक रहते हैं, ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं। मुगल एम्पायर का जो एरिया है वो श्रिंक होता चला जाता है। उनकी जो इन्फ्लुएंस थी इंडिया पे, वो कम होती चली जाती है। नाउ यहाँ पे क्रिएट होती है कंडीशंस ऑफ अ पावर वैक्यूम। और जब भी हिस्ट्री में कहीं पावर वैक्यूम क्रिएट होता है, तो उस समय अगर कोई है जो उसका फायदा उठा सके, तो पावर जो है वो पूरी तरीके से उसके हाथ में चला जाता है। फिर होता है 1739 में नादिर शाह का इन्वेजन। अगेन, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, तो स्टार्टिंग में ही ये पार्ट आता है जिसमें नादिर शाह ने मल्टीपल इन्वेजन्स किए थे इंडिया पे 1739 से 1747 के बीच में। और काफी प्लंडर किया उसने, मथुरा तक आकर उसने इंडिया में शहरों को लूटा, हमारी बहुत सारी वेल्थ वो लेके चला गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो नादिर शाह के इन्वेजन्स थे, मुगल एम्पायर जो कि ऑलरेडी वीक होता चला जा रहा था, दैट वाज लाइक अ फाइनल नेल इन द कॉफन, जो नादिर शाह के इन्वेजन्स थे। अब इसके बाद तो मुगल एम्पायर जो है वो पूरी तरीके से टूटने लगा। तो जो पावर वैक्यूम था, उसका फायदा पूरी तरीके से उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और वो स्ट्रांग पे स्ट्रांग होते चले गए। कैसे होते चले गए? 1757 में हमें देखने को मिलती है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि बंगाल में लड़ी जाती है। ठीक है। अब बैटल ऑफ प्लासी में जो मुगल्स रहते हैं, वो बुरी तरीके से ब्रिटिश ईआईसी की आर्मी से हार जाते हैं।
जबकि जो मुगल्स की आर्मी रहती है वो करीब करीब 18,000 प्लस सोल्जर्स की रहती है। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी रहती है दैट वाज मियरली अराउंड 3,000 सोल्जर्स। इससे क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी की वजह से ईआईसी को ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि मुगल्स की एक बहुत छोटी सी आर्मी भी जो है, आई एम सॉरी, मुगल की एक बहुत बड़ी आर्मी को भी ईआईसी की एक छोटी सी आर्मी हरा सकती है। उसके बाद कुछ सालों के बाद ही अगेन एक सिग्निफिकेंट इवेंट इवेंट आता है, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाते हैं दीवानी राइट्स। नाउ दीवानी राइट्स क्या होते हैं? दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि उन्हें टैक्स कलेक्ट करने का पावर मिल जाता है फॉर 3 प्रोविंसेस दैट वर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब इन 3 प्रोविंसेस से ब्रिटिश जो है वो लीगली टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। अब सभी को ये एक्सपेक्टेड था कि क्योंकि अब हमारे पास टैक्स कलेक्शन की पावर भी आ गई है, एक डेफिनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया, एक लेजिटिमेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया है, तो उसकी वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके प्रॉफिट जो है वो बढ़ते ही जाने चाहिए। बट समहाउ 1780 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बैंक की कगार पे चली जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है फॉर द वेरी ऑब्वियस रीजन ऑफ करप्शन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, वो प्राइवेट ट्रेड में एंगेज करते हैं। उसकी वजह से वो अपनी जेबें भरने में लगे रहते हैं रादर देन कंपनी का फायदा करवाने के लिए। अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ी है तो उसमें क्लियरली दिया गया है कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो गवर्नर थे उस समय, 4 मिलियन पाउंड्स की वेल्थ ऑलमोस्ट वो लेकर गए थे अपने साथ इंडिया से उस समय। तो इस लेवल का करप्शन जब ईआईसी में चल रहा था तो ईआईसी की स्थिति बहुत खराब होते चली गई। अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास और उनसे मांगना पड़ा 1 मिलियन पाउंड का लोन। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि ठीक है, हम आपको 1 मिलियन पाउंड का लोन तो दे देंगे, बट कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ सुधार लाने पड़ेंगे। और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट का जो पर्पस था वो मेयर रेगुलेशन था। कंपनी को कंट्रोल करने की, पूरी तरीके से एक्वायर करने की अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई भी मंशा नहीं थी। इसलिए इस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सिर्फ कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज में थोड़ा सा सुधार लाने के लिए ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई थी। अब इसके पीछे के कारण हम एक बार देख लेते हैं। टेरिटोरियल एक्सपांशन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस अभी तक जो था वो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में ही था। जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला पार्ट था जहां उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिले हुए थे, ज्यादा इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग वहीं पर था। ऑल्दो 3 सेंटर्स ऑफ पावर थे, मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल, स्टिल जो इन्फ्लुएंशियल एरिया था वो वहीं था। उसके अलावा इन 3 सेंटर्स के अलावा भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है अपने टेरिटरी को एक्सपांड करना था। करप्शन, एज आई टोल्ड यू, कि बहुत ज्यादा रैम्पेंट था कंपनी के अंदर। कोई प्रॉपर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, कोई प्रॉपर एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। 3 प्रोविंसेस में बटा हुआ था, मद्रास, बंगाल एंड बॉम्बे। 3 सेंटर्स ऑफ पावर थे जिसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें काफी प्रॉब्लम आ रही थी। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रही थी। हैदर अली ने 1769 में कंपनी को एंग्लो मैसूर वॉर्स में काफी बुरी तरीके से हरा दिया था। बंगाल में फेमाइन आया हुआ था जिसकी वजह से लोग काफी परेशान थे, जो कंपनी के रूल के लिए काफी डेट्रीमेंटल साबित हो सकता था। एंड एज आई टोल्ड यू, कंपनी अप्लाइड फॉर अ लोन ऑफ 1 मिलियन पाउंड इन 1772। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आती है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इसके की प्रोविजंस क्या थे? इसके पहले 3 मेन सेंटर्स ऑफ पावर हमारे पास हुआ करते थे। कौन से थे? बंगाल,
बॉम्बे एंड मद्रास। तो जो बॉम्बे और मद्रास की प्रोविंसेस थी, उन्हें हमने बंगाल के अंडर में लेकर आए। और जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उन्हें बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे एक फैक्चुअल चीज है हमें याद करने के लिए, कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 में यही गवर्नर ऑफ बंगाल थे, जिन्हें रीडेजिग्नेट करके हमने बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। ठीक है। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज कि एक सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया। हमने रीजंस में देखा था कि एक जो है प्रॉपर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की कमी थी हमारे पास, यहाँ हमने ये वाला रीजन देखा था। तो इसको एड्रेस करने के लिए हमने, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया एट फोर्ट विलियम्स। उसके फर्स्ट जो चीफ जस्टिस थे वो थे सर एरिजा एमपी। देन उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था कि कंपनीज के जो रेवेन्यू है उनको वो ऑडिट करेंगे, एंड ऑडिट करने के बाद वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसकी रिपोर्ट देंगे। इससे क्या हुआ? कंपनी जो है वो अकाउंटेबल हुई टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि उनका एक रेगुलर ऑडिट होगा और उस ऑडिट को ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट पेश की जाएगी उस ऑडिट की। तो इस तरह से कंपनी में अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया गया। एंड देन करप्शन को कर्ब करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स लिए गए। तो ये हमारे मेन प्रोविजंस थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी टू असिस्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एस्टैब्लिश किया। जो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास थे, इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो धीरे धीरे करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास जाने लगी। नाउ दो तरह की पावर्स एक गवर्नमेंट के पास होती है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, एक लेजिस्लेटिव एक एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव पावर होती है पावर टू मेक लॉज, और एग्जीक्यूटिव पावर होती है उनको इम्प्लीमेंट करवाना। जैसे प्रेजेंट डे सिनेरियो में अगर हम देखें तो जो हमारी पार्लियामेंट है या जो हमारी स्टेट असेंबलीज हैं वो लॉज बनाते हैं, और जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, कैबिनेट है, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बाकी दो गवर्नर्स की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो धीरे धीरे करके गवर्नर ऑफ बंगाल को ट्रांसफर की जा रही थी। इस तरह से वो उनके सबऑर्डिनेट्स बन गए थे। अब रेगुलेटिंग एक्ट के साथ हमें कुछ दिक्कतें भी आई। क्या दिक्कतें आई? काउंसिल जो बनाई थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जो सुप्रीम कोर्ट बनाया था, उनके बीच में क्लैशेस हो रहे थे, और उन क्लैशेस में क्लियर अथॉरिटी किसको मिलेगी, ये हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं थी। जो लॉज थे, सिविल लॉज, मिलिट्री लॉज, वो दोनों के ही हाथ में थे, काउंसिल के हाथ में भी थे, कोर्ट के हाथ में भी थे। तो उसकी वजह से अगर कहीं क्लैश की सिचुएशन आती थी तो अथॉरिटी किसकी होगी, किसका जो ओपिनियन है वो ऊपर रहेगा, इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी। एप्लीकेशन ऑफ लॉज में एम्बिग्विटी थी। इसका क्या मतलब है? दो तरह के लॉज थे, एक तो इंडियन लॉज थे, हमारे लोकल लॉज, और एक इंग्लिश लॉज थे जिसपे उनके कोर्ट काम करते थे। अब इन दोनों में से कोर्ट को कौन सा लॉ लगाना है ये पता नहीं था। इंडियन सब्जेक्ट्स पे इंग्लिश लॉज लगाए जाते थे, जिसके कारण और बहुत सारी दिक्कतें अपने आप में खड़ी हो रही थी, क्योंकि हमारे और उनके बीच में काफी सारे कल्चरल डिफरेंसेस थे। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उसमें गवर्नर जनरल को कोई वीटो पावर नहीं था। जो भी डिसीजन मेजोरिटी से लिया जाता वो गवर्नर को मानना पड़ता। बट एट द सेम टाइम अगर उस डिसीजन में कोई प्रॉब्लम थी या कोई भी अच्छी बात थी, दोनों ही चीजों के लिए गवर्नर जनरल पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल थे। तो जो डिसीजंस काउंसिल कर रही है
उस पे गवर्नर जनरल का कोई कंट्रोल नहीं था, बट एट द सेम टाइम वो रिस्पॉन्सिबल थे, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और जो बाकी गवर्नर जनरल्स थे, जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर जनरल्स थे, वो अभी भी, आई एम सॉरी, जो बाकी गवर्नर्स थे बॉम्बे और मद्रास के, वो अभी भी इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जोग्राफिकली बॉम्बे और मद्रास बंगाल से काफी दूर थे। तो इन द नेम ऑफ एन इमरजेंसी सिचुएशन वो अपने डिसीजंस खुद ले लेते थे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बता देते थे कि क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन थी और हम आप तक इतनी जल्दी मैसेज पहुंचा नहीं सकते थे, आपके डिसीजन का वेट नहीं कर सकते थे, तो इसकी वजह से हमें जो है ये कुछ डिसीजंस लेने पड़े। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी। अब इन शॉर्ट कमिंग्स को कैसे जो है हटाने की कोशिश की गई, आगे और क्या क्या चीजें आई, आगे और कौन कौन से एक्ट्स हैं, ये हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और क्या आपके सजेशंस हैं, क्या आपके डाउट्स हैं, प्लीज टू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शंस।